हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मम्मी नरवाल एंड वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म वी प्लस एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इवैल्यूएशन सिस्टम, जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपकी यूजीसी नेट है पेपर फर्स्ट, उसके फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके अंदर भी काफ़ी यूज़फुल है। और बाकी जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आते हैं, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम, जैसे कि आपका चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी वाला एग्ज़ाम है, आपका DSSS है, KVS है, NVS है, इन सभी के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन दिया होता है उसके अंदर इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसमें हम करने वाले हैं कि जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन को हिंदी में हम बोलते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? कोई भी जो प्रोसेस है, जैसे कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, अगर उसकी हमें जांच करनी है कि किसी बच्चे को हमने कुछ भी टॉपिक है वो करवाया है और बच्चे ने उसमें से कितना अचीव किया है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इवैल्यूएशन क्या है आपके, इसके अंदर ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, जिससे आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। तो देखिए, इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। देखिए, एक चीज़ और, सिस्टमेटिक प्रोसेस के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन हम किस चीज़ का करेंगे? तो मूल्यांकन हमेशा ना आपने जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स का मूल्यांकन होता है। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, पर्पज। अब सपोज कीजिए कि आप किसी बच्चों को 3rd 4th क्लास में जब भी आप पाइथागोरस पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका एम, उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कि बच्चों को जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम है वो किस तरह से काम करती है, आपको ये बच्चों को ये पढ़ाना है। तो ये क्या हो गया आपका एम। अब आपने वो जो टॉपिक है कवर करा दिया क्लास में। अब लास्ट में आप जानना चाहते हैं कि कितने बच्चों को फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो हुई है। तो हम मूल्यांकन किस चीज़ का कर रहे हैं? हमने जो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स लिया था अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो उसी का तो हम मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इवैल्यूएशन होता है ना, मूल्यांकन, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव्स का होता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हुए हैं वो बच्चों ने कितने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, इसको जांच करने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम इवैल्यूएशन बोलते हैं, हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। तो आपकी जो इवैल्यूएशन होती है ना, वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक कैसे है कि जैसे सबसे पहले टीचर है वो बच्चों को कुछ भी टॉपिक है वो पढ़ाता है, ठीक है, फिर बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, डिस्कशन होते हैं, पूरी की पूरी जो लेक्चर है पूरा प्रोसेसिंग आपकी चलती है और लास्ट में जाके इवैल्यूएशन होता है। अब इवैल्यूएशन हम किस चीज़ का करते हैं? डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। मैंने अभी बताया ना आपको कि हम ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए हैं वो कितने अचीव किए हैं। तो इवैल्यूएशन यही प्रोसेस है कि जो बच्चों को हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाने का जो हम एम लेके चले थे वो बच्चों ने कितने अचीव किए हैं। ठीक है, तो यही हमारी जो प्रोसेस होती है इसको हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों की, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि बच्चों को जो हमने टॉपिक करवाया है बच्चों ने कितना उसमें से गेन किया है, कहाँ पर बच्चों को डाउट आ रहा है, ठीक है, उसको पूरे को एनालाइज करना। अगर बच्चों ने वो टॉपिक अच्छे से कर लिया है तो उसकी इंटरप्रिटेशन करना, कि हम जो बाकी क्लासेस हैं, बाकी जो सेशन है उसके अंदर भी इसी प्रोसेस के थ्रू उस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है इसको हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। अब इवैल्यूएशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इवैल्यूएशन हमारा गुणात्मक भी हो सकता है, हमारा मात्रात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो जो इवैल्यूएशन है ना उसके अंदर हम जो 2 टर्म है वो लेके चलते हैं। एक होती है आपकी असेसमेंट, एक होता है मेजरमेंट। तो जो इवैल्यूएशन है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। असेसमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं आंकलन और मेजरमेंट को हिंदी में बोलते हैं मापन। ठीक है, और इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं मूल्यांकन। तो ये जो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, आप प्लीज़ इनको साथ साथ नोट करते जाइएगा और हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें पीपीटी में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं बताते टाइम या एग्जांपल के थ्रू जब आपको समझा रही हूँ तो आपको वहाँ से कुछ कंसेप्ट क्लियरिटी हो तो आप उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाएँ। ठीक है, तो इवैल्यूएशन क्या है? असेसमेंट एंड मेजरमेंट दोनों के कम्बिनेशन, इन दोनों से मिलकर हमारा जो इवैल्यूएशन है वो निकलता है। क्योंकि जो आपका असेसमेंट है ना, असेसमेंट आपका प्रोसेस से रिलेटेड है। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, जो पढ़ाने की प्रक्रिया होती है प्रोसेस से रिलेटेड होता है। मेजरमेंट है वो आपकी जो क्वांटिटेटिव चीज़ें, यानी कि बच्चे ने कितने % मार्क्स लिए, बच्चे ने मतलब 100 में से 70, 80
इतने मार्क्स लिए हैं, 50 में से इसने 45 मार्क्स लिए हैं, या परसेंटेज में जब हम काउंट करते हैं तो जहाँ पर एग्जैक्ट या तो मार्क्स बच्चे की अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या उनकी परसेंटेज, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है हमारी मेजरमेंट के अंदर। लेकिन असेसमेंट क्या है, असेसमेंट बच्चे की जो क्वालिटेटिव चीज़ है, गुणात्मक है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और एवेल्युएशन है वो हमारा प्रोडक्ट, इन दोनों के कम्बिनेशन से जो फाइनल रिजल्ट बच्चे का निकल के आता है उसको शो करता है। अब इन दोनों के बीच में बहुत लिटिल डिफरेंस है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले कि जो असेसमेंट है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द करंट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट है वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके अंदर क्या है कि बच्चे को हमने कुछ सिखाया क्लास में, और उसी दौरान हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि बच्चे को इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे आके डाउट हो रहा है, और हम उसको साथ साथ क्लियर करते हुए चल रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको असेसमेंट बोलते हैं। जबकि मेजरमेंट क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू द ऑब्जेक्ट्स यानी कि स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि बच्चे को हमने टॉपिक करवाया, उसका टेस्ट लिया, और हमने बता दिया कि बच्चे ने 10 में से 7 मार्क्स लिए, 6 मार्क्स लिए, मतलब बच्चे को हमने नंबर असाइन कर दिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है हमारी मेजरमेंट की। इसके बाद कि जो असेसमेंट है ये आपका कोग्निटिव एंड अफेक्टिव, 2 डोमेन हैं उनको टेस्ट करता है, क्योंकि टेस्टिंग की प्रोसेस है, ठीक है। तो बच्चे का जो नॉलेज है, थिंकिंग प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनके साथ साथ बच्चा मतलब अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव यानी कि इमोशनल, बच्चे का मोरल बिहेवियर क्या है, क्लास के अंदर ऑनेस्टी क्या है उसकी, मतलब बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो असेसमेंट है कोग्निटिव और अफेक्टिव 2 डोमेन्स हैं उनका टेस्ट लेता है। जबकि आपका जो मेजरमेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ कोग्निटिव यानी कि सिर्फ बच्चे की नॉलेज कितनी है इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा। इसके बाद कि जो आपका असेसमेंट है वो डायग्नोस्टिक बाय नेचर, डायग्नोस्टिक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं निदानात्मक। ये आपका टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी टीचर पढ़ाता है, मतलब क्लास में जाता है, पढ़ाने से पहले उस टॉपिक के बारे में बच्चे से कुछ इनिशियल क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आप क्लास में जाते हैं और डायरेक्ट ही बच्चों से पूछते हैं कि क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना है, या क्या आपने ये नाम सुना है पहले, ठीक है। अगर बच्चों ने सुन रखा होगा, पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, तो उसके बारे में बच्चे उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अगर बच्चों ने नहीं सुना होगा तो बिल्कुल 0 ग्राउंड लेवल है, आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बच्चों का नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में वो कितनी है। अगर बच्चों को पहले से ही पाइथागोरस थ्योरम है उसके बारे में पता है तो हम उसको आगे उसका फर्स्ट लेवल से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उनको नहीं पता है तो बिल्कुल ही उनको राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है वहाँ से लेकर 0 लेवल है वहाँ से लेकर उनको लेक्चर है उसकी स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। आपकी जो मेजरमेंट है, इसके अलावा है कि जो आपकी असेसमेंट है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, जैसे कि प्रक्रिया के ऊपर मैंने बताया था। लेकिन आपका जो मेजरमेंट है वो नंबर ओरिएंटेड है कि बच्चे ने कितने मार्क्स लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि इम्प्रूव इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब अगर हम बच्चे का साथ साथ एवेल्युएशन किए जा रहे हैं, हमें साथ साथ पता चल रहा है कि बच्चे को कहाँ पे डाउट हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको और भी बेहतर बना रहा है, ठीक है, उसको इम्प्रूव कर रहा है। और फोकस किस पे रहता है, नॉलेज पे तो रहेगा ही, साथ में किस पे, स्किल्स पे, कि बच्चों की जो स्किल है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। लेकिन जो आपका मेजरमेंट है वो फोकस करेगा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पे, कि बच्चों को नॉलेज है वो किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा दें, चाहे हम उसके लिए रोट लर्निंग ही क्यों ना कराएं, मेमोराइजेशन ही क्यों ना कराएं, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें हैं, इनसे मिलकर आपका क्या है, एवेल्युएशन बनता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन, आपके डिफरेंट टाइप के एवेल्युएशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो असेसमेंट है उसका नेचर डायग्नोस्टिक होता है। लेकिन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या होता है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ एवेल्युएशन गिवन बिफोर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी कि आप जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, लेक्चर देने से पहले बच्चों का उस टॉपिक के बारे में ज्ञान है वो कितना है ये जानना, ठीक है। इट एम्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और ऐसा टीचर है वो क्यों करेगा, ये जानने के लिए कि बच्चों को कौन से टॉपिक के अंदर उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन से टॉपिक के अंदर उनकी वीकनेस कम है, ठीक है। उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ है उनको जानने के लिए। अब बच्चे को पता चल जाएगा कि आपकी क्लास है, क्लास के अंदर अगर हर एक बच्चा लॉजिकल थिंकिंग वाला है तो टीचर के लिए मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट पढ़ाना इजी होगा, ठीक है। तो बच्चों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसको जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करते हैं। इसके बाद इसकी पर्पज़, उद्देश्य क्या है।
सबसे पहले कि टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चों की जो सोचने समझने की जो शक्ति है, उनके कार्य करने की जो क्षमता है, उसका लेवल जानने के लिए टीचर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करेगा। सेकंड है टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी दी नॉलेज अबाउट द लेसन, कि बच्चों को सबसे पहले तो बच्चों का की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, ये जान लिया। इसके बाद क्या करेगा कि जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, हो सकता है बच्चों के लिए वो बिल्कुल ही नया टॉपिक हो, उन्होंने उसके बारे में कुछ भी ना सुना हो, ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में नॉलेज कितनी है, ये जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करते हैं। इसके बाद है कि टू डिटरमाइन दी कोज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट ए प्लान फॉर रेमेडियल एक्शन, कि बच्चों को अगर कोज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम, कि अगर बच्चों को सीखने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है, ये जानने के लिए भी हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं बच्चों की रेमेडियल एक्शन देने के लिए। रेमेडियल क्या होता है, उपचारात्मक। जैसे कि कोई पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसका रेमेडियल उसको उपचार देता है। तो इसी तरह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर टीचर भी अपने बच्चों को एक रेमेडियल एक्शन, रेमेडियल इसको हम एवेल्युएशन भी बोल सकते हैं, कि बच्चों को किस तरह से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक को डिफरेंट वे में हम किस तरह से करवाया जाए, ठीक है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। आपने बहुत ही कॉमन सा नाम है, सुना भी होगा काफ़ी टाइम। तो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन क्या होता है कि जो आपका कंटिन्यूस चलता है, कंटिन्यूसली, यानी कि इसके अंदर आपको ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सेमेस्टर खत्म होने के बाद ही आप एग्ज़ाम लेंगे। जो आपका क्लास में कंटिन्यूसली चलता है, जैसे आपने कोई टॉपिक करवाया साथ साथ उसका टेस्ट लिया, आपने कोई यूनिट कराई उसका टेस्ट लिया, तो वो किस तरह का एवेल्युएशन हो गया, वो हो गया आपका फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, ठीक है। या फिर जैसे आप वीकली टेस्ट ले रहे हैं, क्लास टेस्ट जो होते हैं बच्चों के, ठीक है, तो वो सारे के सारे आते हैं आपके फॉर्मेटिव एवेल्युएशन के लिए। अब जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है वो क्यों लेते हैं, हाँ, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होता है ना, वो लेक्चर देने के बाद आफ्टर द इंस्ट्रक्शन या ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन है, जबकि जो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होता है वो बिफोर होता है, बिफोर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मतलब लेक्चर देने से पहले अगर कोई भी एवेल्युएशन किया जाता है तो डायग्नोस्टिक, अगर उसके लेक्चर के दौरान या लेक्चर के बाद अगर एवेल्युएशन हो रहा है तो वो आ जाएगा आपका फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप साथ साथ अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। अब जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है वो क्यों करते हैं, उसको करने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले है कि टू प्रोवाइड फीडबैक इमीडिएटली टू बोथ स्टूडेंट एंड टीचर रिगार्डिंग द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द लर्निंग। फीडबैक, अब देखिए आपने कोई भी एक टॉपिक करवाया है, उसके तुरंत बाद आप बच्चों से उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ ने रिप्लाई किया कुछ ने नहीं किया, तो इससे टीचर को क्या पता चला कि टीचर ने जितना करवाया है उसमें से बच्चों ने कितना सीखा, कितने % बच्चों ने लर्निंग की। तो टीचर को फीडबैक मिल रही है। साथ साथ अगर बच्चों ने बहुत ही कम सीखा है तो टीचर को लगेगा कि उसको नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर देगा उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। टीचर अपना लेक्चर है और भी बेस्ट वे में तैयार करके लेके आएगा। और साथ में स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी फीडबैक मिल रहा है। जैसे कि स्टूडेंट है, टॉपिक चल रहा है, बच्चे को लग रहा है कि हाँ मुझे 100% समझ में आ गया है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो तब वहाँ पर बच्चा क्या है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो स्टूडेंट है उसको भी ये समझ में आता है कि उसकी जो लर्निंग गैप है वो कहाँ पे रहा है और कहाँ से उसको दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो टॉपिक की या लर्निंग की सक्सेस और फेलियर है, इसके बारे में टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक मिलता है, ठीक है। इसलिए भी हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन करते हैं। सेकंड क्या है कि टू आइडेंटिफाई द लर्निंग एरर दैट इज़ इन नीड ऑफ करेक्शन। लर्निंग एरर क्या है, लर्निंग एरर वो होते हैं कि जैसे टीचर ने कोई टॉपिक समझाया है, टीचर किसी दूसरे वे में समझा रहा है, लेकिन स्टूडेंट है उसको दूसरे वे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, लर्निंग एरर, कि टीचर ने बोला कुछ लेकिन स्टूडेंट ने समझा कुछ और, ठीक है। तो वहाँ से जब क्वेश्चन होगा, डिस्कशन होगा, तो ये जो लर्निंग एरर है उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपका जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है वो हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द टीचर्स फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन एंड यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। कि जो आप इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट टीचर है, टीचर क्या क्या मॉडिफाई कर सकता है अपने लेक्चर के अंदर। मतलब टीचर है उसको फीडबैक मिला और नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर टीचर ने अपनी मॉडिफिकेशन की अपने लेक्चर के, मतलब बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है समेटिव एवेल्युएशन। जैसा कि जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन था उसमें तो क्या था कि आपकी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया थी वो कंटिन्यूसली चल रही थी। हर एक लेक्चर में आपका मूल्यांकन हो रहा है, आपकी यूनिट वाइज आपका मूल्यांकन होता है, आपकी जो वीकली टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मूल्यांकन होता है, ठीक है। लेकिन जो समेटिव एवेल्युएशन है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका एवेल्युएशन होगा ना वो सबसे लास्ट में होगा, इन द एंड ऑफ द कोर्स और यूनिट, ठीक है। कि जब आपका अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर के लास्ट में जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है उसके एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, या अगर आपका एनुअली है तो लास्ट में किसी भी क्लास के लास्ट में जो इवेल्युएशन होता है उसको हम बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। सो समेटिव इवेल्युएशन है वो क्यों किया जाता है, उसके क्या क्या पर्पज़ हैं। सबसे पहले है कि टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन मेट। उसके अंदर तो क्या था कि हम मोस्टली जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम फॉर्मेटिव एवेल्युएशन करते हैं। जैसे आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जो टीचिंग है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए किस टाइप का एवेल्युएशन करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, ठीक है। या स्टूडेंट है अपनी फीडबैक को लेने के लिए किस तरह का एवेल्युएशन करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपके क्वेश्चन हैं वो बनते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बच्चे ने अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि हम जो एवेल्युएशन किसका कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स का, तो ऑब्जेक्टिव्स बच्चे ने कितने % हासिल किए, कितने नॉलेज बच्चे ने गेन की, अगर इस तरह का हमें एवेल्युएशन करना है तो वो होता है हमारा समेटिव एवेल्युएशन, ठीक है। तो सबसे पहले है कि टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन मेट, ये चेक करने के लिए करते हैं। इसके बाद सेकंड है कि टू सर्टिफाई स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ द इंटेंडेड आउटकम एंड यूज्ड फॉर असाइनिंग ग्रेड्स, कि अगर बच्चे को ग्रेड असाइन करनी है, ए ग्रेड आया बच्चे का, A+ है, B है, ठीक है, बच्चे को मतलब सर्टिफिकेट देने के लिए, जैसे आपने भी देखा होगा मतलब हर एक बच्चे आपने 10th में कितने % मार्क्स, या फिर अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो कौन सा ग्रेड है, ये चीज़ असाइन करने के लिए अगर हम कोई एवेल्युएशन करते हैं तो वो होता है हमारा समेटिव एवेल्युएशन। इसके बाद है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कि यह जज करने के लिए कि बच्चे ने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने हासिल किए हैं, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और वो इन्फॉर्मेशन किसको दी जाती है, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, ठीक है, जहाँ बच्चा आगे जाएगा एजुकेशनल किसी भी सिस्टम में एडमिशन लेने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और लास्ट में है कि टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कितनी इफ़ेक्टिव हुई है, ठीक है, इसको जानने के लिए भी हमारा जो समेटिव एवेल्युएशन है वो किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एवेल्युएशन होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। देखिए आपके 2 तरह के होते हैं, ये वाले टेस्ट हैं आपके मेजरमेंट स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड होते हैं, मेजरमेंट स्टैंडर्ड के ऊपर, ठीक है। तो मेजरमेंट स्टैंडर्ड के ऊपर आपके 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और दूसरा होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब क्राइटेरियन रेफरेंस में तो क्या है, देखिए कि जैसे इसका नाम है, यहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि एक क्राइटेरिया है वो फिक्स कर दिया जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप 60% मार्क्स लेके आते हैं तो आपका एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि एक क्राइटेरिया है वो फिक्स कर दिया गया है। जैसे कि क्लास में प्रमोट होने के लिए 33% मिनिमम मार्क्स बच्चे के होने ही चाहिए, यानी कि एक क्राइटेरिया है वो फिक्स कर दिया गया है। अगर बच्चा इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आता है तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा, अदरवाइज़ उसी क्लास में उसको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पर एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। इसके एग्जांपल जैसे आपका CTET का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर भी क्या आपको 60% मार्क्स लेके आने होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है वो होते हैं आपके क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर की जाए, ठीक है। ये कंपैरिजन जो होता है ये आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में है, इसके भी 60% है, इस बच्चे के भी 60% है, तो दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। 60 है, 61 है, सपोज कीजिए इसके 61 है और इसके 60 है, तो यहाँ पर अगर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट लगाएंगे तो ये वाला बच्चा है 60 वाले % वाले बच्चे से आगे निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम देखेंगे आगे कि ये रहा आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या है कि एक बच्चे की जो परफॉर्मेंस होती है उस टेस्ट के अंदर उसको दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है और उसके बेस के ऊपर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। जैसे आपका जो नेट का एग्ज़ाम है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, टोटल जो बच्चे होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट है, उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। और जो टॉप के 6% बच्चे होते हैं, टोटल जितने बच्चों ने सपोज कीजिए 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें से जो टॉप 6% बच्चे हैं
जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं उन्हीं का क्वालिफाई होगा। इसके अंदर कोई भी क्राइटेरिया है वो फिक्स नहीं किया जाता, ठीक है। सो आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, इसका एग्जाम्पल आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, आपके CSIR का नेट है उसके एग्ज़ाम्स हैं, या आपका जैसे DSSB की जो टीचिंग वैकेंसीज़ आती हैं, NVS की वैकेंसीज देखिए कि कट ऑफ जाती है, जहाँ पर मतलब कट ऑफ जाती है, ठीक है, वो होते हैं हमारे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसके बाद आपके और भी बहुत टाइप के जो एवेल्युएशन हैं वो होते हैं, लेकिन जो मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो इन्हीं से पूछ लिए जाते हैं कि आपके फॉर्मेटिव क्या है, आपका समेटिव डायग्नोस्टिक, आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। कुछ और भी आपके एवेल्युएशन टेस्ट टाइप होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले है कि स्कोलेस्टिक, जैसे कि आपने करिकुलम और को करिकुलम दो चीज़ें स्कूल में सुनी होंगी। करिकुलम तो क्या होता है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित, ठीक है, और को करिकुलर जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी कल्चरल एक्टिविटी, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, ठीक है, वो आती हैं आपकी को करिकुलर में, ठीक है। तो इसी तरह से जब स्कोलेस्टिक इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं ना, तो जो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट है सिर्फ उन्हीं के इवेल्युएशन की बात की जाती है कि कौन से सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, टोटल आपने कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। इनका आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटी हैं, सोशल एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेट किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जबकि आपकी जो को स्कोलेस्टिक होती है ना, इसके अंदर आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि एक प्लेसमेंट इवेल्युएशन होता है। प्लेसमेंट इवेल्युएशन ये कौन सा इवेल्युएशन होता है कि जहाँ पर आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन के बच्चे किस तरह से आंसर दे रहे हैं, कितने आंसर सही दिए हैं, कितने गलत किए हैं, और उस हिसाब से उनको रैंकिंग देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर एवरेज, लो, एवरेज, हाई, ठीक है। इस तरह से मतलब बच्चे को प्लेस करना, मतलब उस स्थान पर रखना, ठीक है, ये होता है आपका प्लेसमेंट इवेल्युएशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रेमेडियल इवेल्युएशन, यानी कि उपचारात्मक, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या होता है, टीचर पहले डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करता है और इसके बाद बच्चे को रेमेडियल, मतलब बच्चे की जो प्रॉब्लम है, डायग्नोस्टिक में क्या है, बच्चे की नीड क्या है, बच्चे को किस तरह से सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर इन सब को आइडेंटिफाई करता है और उनका किस तरह से उपचार किया जा सकता है, किस तरह से बच्चे मतलब उनको सीख सकते हैं, कौन सा मेथड हम यूज़ करें कि बच्चा उस टॉपिक को बेटर वे में सीख सके, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं रेमेडियल इवेल्युएशन। इसके अलावा 3 टर्म और हैं कॉमन से दिखने में, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। मेन जो डिफरेंस है वो इनके ऊपर ही है, फॉर, ऑफ एंड एज, ठीक है। तो जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, ये आपका सिमिलर होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से। आप ये बोल सकते हैं कि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है उसी को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उसी की तरह हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो इवेल्युएशन होता है ना वो कंटिन्यूसली होता है, ठीक है। इसके बाद है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ये आपका समेटिव इवेल्युएशन, कि इसके अंदर जो इवेल्युएशन है किसी भी टॉपिक के कंप्लीट, मतलब कोर्स के कंप्लीट होने के बाद ही जो इवेल्युएशन है वो किया जाएगा, वो होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एंड असेसमेंट एज लर्निंग, एज लर्निंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो असेसमेंट करेगा ना वो टीचर नहीं होगा, स्टूडेंट अपने खुद का ही असेसमेंट करते हैं, इसीलिए इसको हम सेल्फ असेसमेंट भी या सेल्फ इवेल्युएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं खुद की परफॉर्मेंस को खुद ही चेक करते हैं, ठीक है। जैसे आप सीटेट की या किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, अब आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से करेंगे, आप या तो मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, PYQ लगाएंगे, ठीक है, वहाँ से क्या कर रहे हैं, आप खुद का असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका असेसमेंट एज लर्निंग। सो यही थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होते हैं, असेसमेंट एंड मेजरमेंट से मिलकर बनता है आपका, और डिफरेंट टाइप के इवेल्युएशन क्यों यूज़ किया जाते हैं, मेन पर्पज़ क्या होता है इनका, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।